हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने समझा था कि किस तरीके से हम टी थीटा का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी इस क्लास में हम लोग समझेंगे आगे कि अगर हमको एक टेंशन निकालना है, अगर कोई रिंग दे रखा है और जो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उसके टेंशन निकालना उस रिंग के अंदर तो कैसे करेंगे। तो इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ रिंग ऑफ मास एंड रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल is now set rotating about its own axis in such a way that each part of the ring moves with the speed we calculate the tension in the ring। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक रिंग। एक हमारे पास ये रिंग हो गया और इस रिंग को हमने रोटेट कराया है और अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है और ये कुछ इस प्रकार रोटेट करती है ओमेगा से। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा हम यहाँ क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं इस रिंग के ऊपर, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा सा एंगल है और इस एंगल को हमने कुछ थीटा मान लिया। बाय द वे आप डी थीटा भी ले सकते हो, बातें की, लेकिन मैंने डेरिवेशन को स्टार्ट किया था थीटा से, तो हम लोग थीटा ही यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एक छोटा सा पार्ट है, ये हमारे पास रेडियस आर है, इसकी लेंथ को हम कुछ एल मान सकते हैं या फिर थीटा इंटू आर भी आप मान सकते हो। ये जो छोटा सा आर्क है, ये ठीक आर्क वैसे ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था कि ये जो आर्क है ये भी हमारे पास अपने सेंटर पे कुछ एंगल थीटा बनाता है और इस आर्क का जो रेडियस है वो आर होगा और इसके अंदर हम लोग टेंशंस को अगर कैलकुलेट करें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेंशन होगा अलोंग द टेंजेंशियल लाइन, ओके। और इस टेंशन के भी हम दो कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं जो हम पहले समझ चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर आपने पहली बार आप देख रहे हो ये वीडियो, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप प्लीज पहली वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1 को। तो यहाँ से फिर से आपको पता है कि दो कंपोनेंट जो हमारे पास एक्स और वाई में है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन के जो दोनों कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। जो नेगेटिव वाई में है वो ऐड होने वाले हैं। तो जो नेट हमारे पास फोर्स आता है वो फोर्स है टी थीटा। ये हम समझ चुके, ये इक्वेशन 1 है जो हमने लास्ट क्लास से समझा। इस नेट फोर्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट जो सेंटीपिटल फोर्स है वो लिख सकते हैं। सेंटीपिटल फोर्स लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है इसका कुछ मास रहा होगा, हम लिख सकते हैं डीएम। तो आप लिखोगे सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सर डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। डीएम कितना होगा, तो हमको पता है टोटल मास था कैपिटल एम डिवाइड बाई 2 पाई आर। इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग, या फिर हम बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी हो गई और इसकी जो लेंथ है, इस आर्क की जो लेंथ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया, थीटा इंटू आर। ये हमारे पास मास आ गया। इसमें हम ओमेगा स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेंटीपिटल फोर्स मिल जाएगा। एक आर यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो आपको सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू मिल गई एम डिवाइड बाई 2 पाई इंटू थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन हमको पता है कि जो नेट फोर्स है वही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर होना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, टी थीटा इज इक्वल टू एम बाई 2 पाई इंटू थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। थीटा को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ से हमें जो टेंशन की वैल्यू है वो मिल जाती है एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 पाई, जो एक बहुत ही आसान और सिंपल रिजल्ट है जो हम याद भी रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से हमने निकाला। ये हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक सेम कॉन्सेप्ट है। एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज कैपिटल क्यू। तो एक रिंग हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गिवन है आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये है कैपिटल क्यू और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास आर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ चार्ज क्यू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, फाइंड द इंक्रीमेंट इन द टेंशन। ठीक,
अब यहाँ पे एक सेंटर पे हमने एक और चार्ज हमने प्लस क्यू रखा हुआ, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। और इस दोनों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्योंकि ये सेंटर पे है तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ये हमें पता है। तो अब हम यहाँ पे फिर से दो पॉइंट्स चूज कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट। हमने ए और बी को चूज किया और हम यहाँ पे फिर से एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, वो हमें समझ आएगा। ठीक, एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर। और इसका एक एंगल जो है हमने लिख दिया, ये एंगल थीटा है। तो ये जो एलिमेंट है, इसकी फिर से लेंथ अगर हम लिखेंगे तो ये एल बराबर हो जाएगा आर इंटू थीटा, ये हमारे पास है। और इसके ऊपर भी हम चार्ज को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि इस छोटे से एलिमेंट को अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पे भी टेंशन आने वाली है इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है, टेंशन जो होगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा इन दोनों पॉइंट्स के। यहाँ पे हम टी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम टी लिख सकते हैं। फिर से आपको कंपोनेंट्स लेने होंगे, फिर से आप वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पीछे सीखा है। और यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो बराबर है टी थीटा के, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। लेकिन एक बात समझिए, अब यहाँ सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक कुछ चार्ज रहा होगा जिसको हम डी क्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डी क्यू। तो ये चार्ज और ये छोटा सा बहुत छोटा एलिमेंट है, मतलब हम इसको पॉइंट की तरह अज्यूम कर सकते हैं, एक पॉइंट की तरह अज्यूम कर सकते हैं। तो ये डी क्यू और क्यू के बीच में भी एक रिपल्शन फोर्स आने वाला है जो बाहर की तरफ होगा। तो ये जो सेंटर की तरफ आने वाली जो टेंशन है, इसको काउंटर करेगा ये एक रिपल्सिव फोर्स। तो वो रिपल्सिव फोर्स कितना है उसको हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ, ओके, ये हमारे पास एफ हो जाएगा यहाँ पे, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके। और ये Q हो जाएगा और ये dQ हो जाएगा और अपॉन रेडियस r स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अभी dQ की वैल्यू भी हम प्लेस कर सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q इंटू dQ की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल R। ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में समझा लीनियर मास डेंसिटी, यहाँ पे हम समझ सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, लेंथ कितना है, लेंथ हमको पता है आर इंटू थीटा है बेटा, आर इंटू थीटा है। तो आर इंटू थीटा डिवाइड बाई हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एक ये आर कैंसिल होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे आप थीटा डिवाइड बाई 2 पाई लिख सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सेकेंड इक्वेशन है। फिर से हमको पता है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस होना होगा, इक्वेशन 1 हैज टू बी इक्वल टू इक्वेशन 2। तो हमारे पास जो टी थीटा की वैल्यू है जो कि बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ से थीटा को फिर से कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा टी इज इक्वल टू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड ये अपॉन में 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलता है इस क्वेश्चन के लिए, ये हमको समझ आना चाहिए। होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मासलेस स्ट्रिंग, एक इनएक्सचेंजेबल स्ट्रिंग इज in the form of loop is placed on a horizontal film of soap solution of surface tension T. If the film is pierced inside the loop, it converted into the circular loop of diameter D, then calculate the surface tension produced in the string. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, इसको समझते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोई सोप फिल्म थी बेटा, ओके। एक सोप फिल्म थी और उस सोप फिल्म के ऊपर हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक लूप को रख दिया, ये क्लोज लूप है, किसी धागे का बना हुआ है, बहुत हल्का सा, ठीक है। अब इसको अगर हम बीच में, ये हमारे पास इनसाइड इनसाइड दिस जो लूप है उसको हम पंक्चर कर दें,
मिडिल से। अब पंक्चर करेंगे तो होगा क्या कि उसके अंदर का जो फिल्म है वो गायब हो जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा। ठीक, बाहर फिल्म है, ओके, ये सोप फिल्म है, ऑफ कोर्स दिस इज सोप फिल्म, एंड इनसाइड यहाँ पे अब कोई सोप फिल्म नहीं बचा, नो सोप फिल्म, नो सोप फिल्म, हमने उसको पंक्चर कर दिया। अब जब पंक्चर कर देंगे तो ये अब जो लूप है वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा। क्यों, क्यों नहीं रहेगा, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन ये एक सर्कल में कन्वर्ट होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा होगा क्यों? ऐसा होगा इसलिए कि सोप फिल्म की या सोप सॉल्यूशन की या किसी भी एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन जो लिक्विड की जो सरफेस होती है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे चीजें देखते हैं कि जो ड्रॉप्स होती हैं उसका स्फेरिकल शेप देखते हैं, जो बबल्स होते हैं, एयर बबल्स होते हैं या सोप बबल्स होते हैं वो भी स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये सारे इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है, इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीक किसी डिफरेंट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो बाहर जो फिल्म है, जो बाहर की तरफ इस लूप के बाहर तो फिल्म है, वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहेगी। तो इसका मतलब इस लूप के इनसाइड वाला एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तभी पॉसिबल। तो लूप के इनसाइड वाला एरिया मैक्सिमम करना है तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी सर्कमफेरेंस के लिए या किसी भी एक क्लोज पॉलीगन अगर हम लें, ओके, कोई भी लूप लें, क्लोज लूप लें, तो उसके अंदर का एरिया अगर हमें मैक्सिमम करना है तो वो एक ही लूप है, वो है सर्कल। तो इसका मतलब इसको सर्कल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो बाहर की जो फिल्म है वो उसको पुल कर रही है बाहर की तरफ और इसको कन्वर्ट कर दे रही है सर्कल में। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक, तो ये कन्वर्ट हो गया सर्कल में। तो अभी इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि इसके बीच में एक सर्कल, सर्कुलर फॉर्म में ये एक लूप बन गया। ठीक है, ये एक सर्कुलर फॉर्म में लूप आ गया। ठीक, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब इस लूप को हम फिर से देखते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, इस लूप में भी एक छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं और ये भी एक कुछ एंगल रहा होगा थीटा, और इसकी रेडियस को हमने आर मान लिया। ठीक है, आर मान लिए थे और इस एलिमेंट के दोनों पॉइंट्स को, जो हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं ए एंड बी, और इस ए से बी की जो लेंथ है उसको एल लिख सकते हैं या थीटा इंटू आर लिख सकते हैं या आर थीटा लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज है। फिर से वही एलिमेंट को हम यहाँ ड्रॉ करें कि ये एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट फिर से सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, वही से सारी बातें हम फिर से लिख सकते हैं कि एंगल थीटा है, रेडियस आर है, यहाँ पर भी एक टेंशन होगा, यहाँ पर भी एक टेंशन होगा, और जो दोनों टेंशन हैं उसके फिर से कंपोनेंट करेंगे तो जो नेट फोर्स होगा फिर हम लिख सकते हैं ये बराबर होगा टी इंटू थीटा के, जो कि इक्वेशन 1 है। ये हमें समझ आता है। अब दूसरी बात, इस धागे को बाहर की तरफ कौन खींच रहा है? सो फिल्म खींच रही है। किस फोर्स से खींच रही है? सरफेस फोर्स से खींच रही है। अब सरफेस फोर्स होता कितना है वो हमें पहले समझ आना चाहिए। तो हमको पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होता है। तो इसका मतलब यहाँ से सरफेस फोर्स की वैल्यू अगर हम लिखें तो एस इंटू एल लिख सकते हैं। एस सरफेस टेंशन है, ध्यान रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एस सरफेस टेंशन है, टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, एस इंटू एल है। लेकिन ये तो एक फिल्म, जो फिल्म है उसकी एक सरफेस की वजह से आ रहा है, एक सरफेस की वजह से आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हम ये अगर समझें कि ये कोई सोप फिल्म है तो इस सोप फिल्म के एक सरफेस ये होती है और एक सरफेस ये होती है। इन दोनों के बीच में ये बल्क है, जो लिक्विड होता है ये बल्क है। तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये पीछे वाला है। तो दो सरफेसेस हैं इसकी। ठीक है, तो दो सरफेसेस हैं, इसका मतलब दोनों सरफेसेस इसके ऊपर, इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगाने वाले हैं? फोर्स लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सरफेस फोर्स को एस एल नहीं लिखेंगे, 2SL लिखेंगे। तो ये 2 टर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि दो सरफेसेस हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आती है। ठीक, अब हमको फिर से क्या करना है? यहाँ पे एल की वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है। हम क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू 2S, एल की वैल्यू कितनी है? तो ये हमको पता है आर इंटू थीटा है। ये हम इसको सेकेंड स्टार बोल सकते हैं इक्वेशन। तो हमको फिर से पता है कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्टार होगा। तो आप लिखोगे टी थीटा इज इक्वल टू 2S इंटू आर इंटू थीटा, थीटा कैंसिल हो जाता है तो टी इज इक्वल टू
2s r होता है, या फिर r s इंटू 2r इज इक्वल टू डायमीटर के बराबर होता है, जिसको हम s इंटू डी भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास फाइनली टेंशन आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आने वाला है इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। होप ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये भी सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। A closed flexible current carrying loop carrying current I is placed in such a way that in an inward magnetic field B, so that the loop convert into circular loop of radius r, then calculate tension in the string। अब क्या है यहाँ पे पहले समझिए, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रेजेंट है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, है ना, इसके अंदर एक हमने करंट कैरिंग लूप को रखा है। ये कोई करंट कैरिंग लूप है, कोई करंट कैरिंग लूप है, क्लोज लूप है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, ये हमको दे दिया गया। ठीक, अब इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट इस तरीके से है कि ये कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है करंट फ्लो करने के, या तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर मानते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये कन्वर्ट होगा सर्कुलर लूप में, अगर ये क्लॉकवाइज में है तो कन्वर्ट नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर हम कोई छोटा सा भी एलिमेंट ले, ये हमारे पास अगर हम छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा बहुत छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कुछ करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। अब करंट फ्लो करेगा तो इसका लेंथ हम मान लेते हैं कुछ एल रहा होगा। अब ये लेंथ एल है और इसमें कुछ करंट है आई, तो आप देखोगे कि आई एल क्रॉस बी हमारे पास फोर्स होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बेटा कितना होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, आई एल क्रॉस बी होता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए तभी यूजफुल है जब आपने सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है। अदरवाइज ये वीडियोस आपको लगेगा कि सर कहीं कहीं से कुछ कुछ पॉइंट्स को बोल रहे हैं और जो कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़िए, समझिए और फिर आप उनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम के लिए रिवीजन वाला वीडियोस हैं, ठीक है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए वापस लौटते हैं। आई एल क्रॉस बी हम करते हैं, तो यहाँ पे एल है, तो एल अब हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एल क्रॉस बी। तो इस छोटे से एलिमेंट पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ है बेटा, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये बाहर की तरफ फोर्स है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एलिमेंट लोगे उस सब पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ये बाहर की तरफ फोर्स है। तो ये सारे एलिमेंट्स को ये मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये सर्कल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, किसमें, एक सर्कल में। तो अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर बाद हम देख पा रहे हैं एक पिक्चर, तो ये पिक्चर कुछ इस प्रकार नजर आ रही है, कुछ इस प्रकार नजर आ रही है। ये सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है और इस सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें करंट हमको पता है कि ये करंट जो है वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसकी रेडियस भी हमको बता दी गई है, आर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट फिर से ले लेंगे इस सर्कल में भी। तो ये हमारे पास एक एंगल थीटा है जो सेंटर पर सब्सटेंड हो रहा है, ये रेडियस आर है। इस पॉइंट में भी हम दो पॉइंट ले सकते हैं, ए एंड बी, और इसकी लेंथ को हम एल को लिख सकते हैं आर इंटू थीटा। ठीक वैसी ही बात है। अब यहाँ पे भी इस एलिमेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो ये भी एक सेंटर पे एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है जिसको हम थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल थीटा है और इसके भी दो टेंशंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं दोनों एंड्स में। तो यहाँ पे एक टेंशन हो गया टी, एंड यहाँ पर भी एक टेंशन को हम ड्रॉ कर सकते हैं टी। फिर से हमको पता है कि नेट फोर्स कितना आने वाला है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स हम लिखेंगे और उसके बाद हम नेट फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज द टी इंटू थीटा दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन की हम बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन आ रही है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना फोर्स लगाने वाला है, तो हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला जानते हैं, आई एल क्रॉस बी। तो हम यहाँ लिखेंगे जो फोर्स है वो आई एल इंटू बी के बराबर होगा,
आई इसमें करंट है, एल जो है वो छोटा सा एलिमेंट जो हमने ले रखा है उसकी बात। सेकेंड इक्वेशन, अब ये जो हम लिख रहे हैं, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई जो लेंथ है वो कितना है, आर इंटू थीटा है, मल्टीप्लाइड बाई बी है। ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को बराबर होना ही है, ये हमको पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटू थीटा इज इक्वल टू आई आर इंटू थीटा इंटू बी। थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू आर इंटू बी, या फिर बेटर है आप लिख सकते हो बी आई आर, इजी होता है याद करना। बियर आप बोल सकते हो या फिर आर आई बी आप लिख सकते हो, रिप आप याद कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में एक ही चीज़ है। तो ये हमारे पास सिंपल एक रिजल्ट आता है जो हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने समझा आज की इन सारी वीडियो में। ठीक है, लेकिन मैं आप इन सारे क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक सिर्फ इतना सा है कि जो भी हम नेट फोर्स लिख रहे हैं टोटल वायर पे, उसको हमें डिवाइड कर देना है इस कंप्लीट एंगल से। कंप्लीट एंगल कितना है, एक सर्कल जो सबटेंड करता है एक सेंटर पे, वो 2 पाई है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं टोटल फोर्स लिख दूं, टोटल फोर्स लिख दूं अगर इस पूरे वायर पे, तो उसको डिवाइड करना है आपको किससे, सरकमफेरेंस जो सबटेंड कर रही है एंगल एट द सेंटर उससे। तो आपके पास डायरेक्टली इन वन लाइन आप ये सारे रिजल्ट्स लिख सकते हो। चलो मैं एक एक करके आपके साथ लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि मुझे टोटल फोर्स लिखना होता, अगर मुझे यही टोटल फोर्स यहाँ पे लिखना रहे कि ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर टोटल फोर्स लिख रहा हूँ। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला है आई इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 2 पाई आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और टोटल एंगल कितना है जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वो है 2 पाई, तो उसको डिवाइड करना है। कुछ समझ आया, फिर से बोल रहा हूँ, टोटल जो सरकमफेरेंस पे फोर्स है उसको लिखिए और डिवाइड करना है टोटल एंगल से, तो ये हमारे पास डायरेक्टली टेंशन निकल जाता है, ये डायरेक्टली टेंशन निकल जाता है। ठीक है, ये कितना आ गया, फिर से हमारे पास आई आर बी। ये ट्रू है, बाकी केसेस में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको करना है, अब यहाँ पे अगर मुझे लिखना होगा तो मुझे टोटल, अगर यहाँ पे भी फोर्स लिखना रहे, टोटल फोर्स अगर लिखना है सरफेस फोर्स, तो आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस फोर्स कितना होगा सर, ये होगा एस इंटू एल, एल कितना है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो सरफेसेस हैं वो सीख चुके हैं। ठीक है, फिर से डिवाइड कितना करना है 2 पाई, क्योंकि टोटल एंगल कितना सबटेंड हो रहा है 2 पाई, 2 पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 एस आर। यहाँ पे भी ट्रू, वन लाइन में हम निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये पीछे भी ट्रू, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये टोटल चार्ज कितना था, पूरी रिंग में चार्ज कितना था, पूरी रिंग में चार्ज तो हमको पता ही कितना चार्ज, तो ये है हमारे पास के, ओके, इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर, ये टोटल फोर्स था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये टोटल फोर्स था। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 2 पाई से, क्यों, क्योंकि टोटल एंगल कितना सबटेंड किया 2 पाई, तो यही हमारा क्या है टेंशन, यही हमने देखा है टेंशन, सेम वैल्यू है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये आप पीछे के क्वेश्चन में भी कर सकते हो। अगर ये रिंग है, ये घूम रही है, अगर ये रिंग है घूम रही है, तो अगर मुझे इसको निकालना हो तो भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है फिर से फोर्स, फोर्स कितना है, कितना फोर्स है, अगर एक एम मास घूम रहा है तो इसको हम कह सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, और टोटल कितना एंगल है डिवाइड बाई 2 पाई, फिर से हमारे पास सेम रिजल्ट मिलता है जो हम निकाल चुके हैं। ये ट्रू है एवरीवेयर, यहीं पर नहीं सारी जगह पर हम लगा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।